और उन विमर्शों के आधार पर हम अपने साहित्य को व्याख्यायित कर रहे हैं। माल, बात वही है, कच्चा माल हमारा और उत्पाद उन लोगों का जिनका हम विरोध करते हैं और हम आज भी उसके लिए विवश। और जब मैंने ध्यान से पढ़ा इस इको क्रिटिसिज्म को, तो मैंने देखा कि जब ये इकोलॉजी की बात कर रहे हैं और ऐसे साहित्य पर, ऐसा साहित्य जो लिखा गया है उस पर जब बात कर रहे हैं, तो मैंने ये पाया कि ये लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से अब तक हमने साहित्य में ह्यूमन को केंद्र में रखा है, अब जरूरत इस बात की है कि हम बायो को केंद्र में रखें। माने ह्यूमन से जो अलग है। सुबह श्री प्रकाश शुक्ल जी ने बहुत महत्वपूर्ण, मुझे बिल्कुल वही बात लगी थी, उन्होंने ये कहा था कि जो बोल नहीं सकता है साहित्य में वो बोलता है, हम उसे पहचानते नहीं है कि वो कैसे बोल रहा है, और जो थियरी इसको पहचान लेती है, इसको व्याख्यायित कर देती है, वो बड़ी हो जाती है। हमारे पास साहित्य को पहचानने की ये ताकत, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं ऐसा नहीं है हमारे सब खराब, बहुत साहित्य बहुत अच्छा है। पश्चिम की थियरीज भी हमारे साहित्य को लेकर उसे व्याख्यायित करती है, अपनी थियरीज खड़ी करते हैं। हमारे बिना किसी थियरी का जो तीसरी दुनिया के जो देश थे पूरे, लैटिन अमेरिकन जो देश थे पूरे, उनके साहित्य को आधार बना के इतने सारे सिद्धांत खड़े हुए कि आश्चर्य होता है। लेकिन तब भी बार बार क्या हो रहा है कि हम, मेरा कहना ये है कि मैं क्योंकि 15 मिनट में बात नहीं खत्म करनी कि हम कुछ कोशिश ऐसी करें, क्योंकि पर्यावरण चेतना की अगर बात करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि जब आप किसी चेतना को सामने रखकर और उसके आधार पर सिर्फ साहित्य, माने चेतना को आपने सामने रख लिया और फिर साहित्य आप लिखने लगते तो सबसे कमजोर होता है। नारे लिखे जाते हैं, ऐसी ऐसी कविताएं लिखी जाती हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, और पढ़ के समझ में आ जाता है कि रचनाकार फैशन में पड़ा हुआ है। कभी वो स्त्री विमर्श के फैशन में पड़ता है, कभी दलित विमर्श के फैशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण साहित्य लिखा गया है, लेकिन जब बाजार भाव ज्यादा देखता है कुछ चीजों का रचनाकार, तो वो रचनाएं उस बाजार भाव के आधार पर देने लगता है। करना हमें ये चाहिए इस चेतना को छोड़कर, चेतना तो होगी ही सचमुच में। अगर दरअसल साहित्य का जो व्यापार है, जिसकी बात अखिलेश जी भी कर रहे थे सुबह, वो व्यंजना का व्यापार भी है। और अगर आपको बहुत खराब कविता लिखनी है, बहुत खराब कहानी लिखनी है, बहुत खराब उपन्यास लिखना है, तो आप अच्छा है छोड़िए, साहित्य का पीछा छोड़िए, आप कोई लेख लिख लीजिए, कहीं कोई शोध लेख लिखिए, मत लिखिए साहित्य। किसी जमाने में दंडी ने कहा था कि साक्षात कुकविता लिखना साक्षात मरण है, कुकविता मत लिखिए। आप पहले चीजों को अपनी संवेदना का अंग बनाइए, पाठक आपसे प्रभावित नहीं हो। जब तक आप ही प्रभावित नहीं हो रहे किसी दृश्य से, तो आपका पाठक आपसे प्रभावित कैसे? तो अगर आप अपने आसपास की जो दुनिया है, नदी हैं, पेड़ हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इनको देख के संवेदित खुद नहीं होते हैं और बिना संवेदित हुए आप उन पर रचनाएं देने लगते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं नहीं हो सकती। जो अच्छी रचनाएं हैं उनके तो हम नाम देते हैं। विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं भी आपके सामने पढ़ी गई, नरेश सक्सेना का नाम लिया जाता है, आदिवासी कवि जो हमारे चूंकि जीवन में रहते हैं, भोगते हैं उस जीवन को, तो वो लिखते हैं वैसा। मैंने पिछले दिनों 2-3 रचनाएं पढ़ी, नहीं है वो पर्यावरण पर उस तरह से सीधे सीधे नहीं लिखी गई। ऋग्वेद के जो मंत्र बनाने वाले थे वो तो नहीं जानते थे कि हम पर्यावरण चेतना के मंत्र दे रहे हैं। सुबह बात हो रही थी ना। तो अगर हम ऐसा कोई अध्ययन करेंगे, ऐसा कोई अध्ययन खड़ा करेंगे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, चेतना से अलग, जिसको बहुत सारे लोग, हालांकि वो डिस्कोर्स भी अब पिछड़ गए हैं, है ना, वो अध्ययन भी अब पिछड़ गए हैं, लेकिन कम से कम होगा तो ये ना डिस्कोर्स या अध्ययन में कि हम पीछे तक जाएंगे और ये देखेंगे कि हमारी परंपरा कैसी है साहित्य की, पर्यावरण को देखने की। वो लोग किस तरह से देख रहे थे चीजों को,
जिनको आज हम देख रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं तो ये तो संकट बोध के कारण देख रहे हैं। सर पे जब मुसीबत पड़ी ना, तब साहित्य की तरफ भाग रहे हैं और ढूंढ रहे हैं और लिख रहे हैं जबरदस्ती। तो ऐसे तो नहीं होता है। आपने ही ये स्थितियां बनाई है जो आज बनी है। और अब जब संकट बोध आया तो आप चीख रहे हैं पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, ये लगातार कह रहे हैं। उस आदमी के सामने वो संकट नहीं था अतीत में, लेकिन तब भी वो इतना ध्यान रखता था। 3 रचनाएं मैंने कथा साहित्य में पढ़ी। एक स्वयं प्रकाश की 2 कहानियां हैं। एक बलि, लंबी कहानी है बलि, और दूसरी कहानी उनकी है नैन्सी का धूड़ा। बहुत बढ़िया कहानी है नैन्सी का धूड़ा। ये जिस विषय पर हम आज बात कर रहे हैं, अगर इस विषय पर इस दृष्टि से हम बात करेंगे कि हम हैं और हमसे इतर अलग है, तो बात नहीं हो पाएगी। क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो और हम, ये दोनों मिला के एक हैं। भिन्नता कहीं नहीं है। अगर भिन्न मान लेंगे तो मैं और अदर हो जाएगा, फिर वो सारी ही समस्या इस देश में और हम और अदर की है। और प्रकृति को भी हमने ऐसा बनाया है। और इको क्रिटिसिज्म जिन्होंने खड़ा किया, उनका ये कहना है कि ये दरअसल ऐसा सिद्धांत है जो नव उपनिवेशवाद की भी बात करता है। जो सत्ताधारी हैं, जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाया, वो हर चीज को अपना उपनिवेश बनाते हैं। वो स्त्री को भी उपनिवेश बनाते हैं, वो ब्लैक्स को भी उपनिवेश बनाते हैं, और जो रिसोर्सेज हैं उनको भी अपना। तो प्रकृति भी वहीं खड़ी हुई है जहां स्त्री खड़ी हुई है। स्त्री के साथ प्रयोग होते हैं, प्रकृति के साथ भी प्रयोग होते हैं। अब इन 3 रचनाओं में आप देखेंगे, धूड़ा बैल है और नैन्सी आदमी। और पूरी कहानी जिस तरह से चलती है, बचपन, एक कुल मिला के ये कहानी, ये स्मृतियों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे साहित्य में। ये जो पीछे जाना है, स्मृति के आधार पर जो लिखा गया साहित्य पिछले दिनों बहुत महत्व, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए, खासतौर से कथा साहित्य में कविता से ज्यादा, कि जो उपन्यास और कहानियां हैं, आत्मकथाएं भी हैं, संस्मरण भी हैं। अखिलेश जी ने तो पूरा लिखा ही है। उनके सामने में उनकी शरीफ आदमी जो है वो सामने तारीफ नहीं करता है, ना सहता है शरीफ आदमी सामने की तारीफ। वो कहेगा कि पीछे बात तो करते नहीं है, सामने जो बदमाशी कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने जो लिखा है उसको तो मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन स्मृतियों के आधार पर अपने अतीत को देखना एक बाकायदा एक पूरा क्षेत्र है हिंदी साहित्य। जैसे वर्तमान का मारा हुआ आदमी लौट रहा है बार बार पीछे और चीजों को देख रहा है, वो कह नहीं रहा मैं किस पर लिख रहा हूं। जीवनी है एक बैल की और उसके साथ एक आदमी की, और समय कैसे बीत रहा है। अकाल पड़ रहा है, व्यवस्थाएं जो है वो उनके विपक्ष में है। अकाल में भी वही मारा जाता है जिसके पास अनाज नहीं होता है, सब नहीं मारे जाते अकाल में। इसलिए अकाल का दोष भी व्यवस्था पर ही होता है। ये नहीं कहना चाहिए वो प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि सब क्यों नहीं मर रहे, अकाल पड़ रहा है और प्राकृतिक आपदा है। तो उस कहानी में बचपन दोनों का है, नैन्सी का भी है, धूड़ा का भी है, और अंत तक जहां जाते जाते वो कहानी खत्म होती है। समय बदल चुका है, नया समय आ गया है, वो दोनों मारे जाते हैं। एक बैल भी मारा जाता है और एक मनुष्य भी मारा जाता है। अब मोटे तौर पर कहें तो पर्यावरण का मतलब यही होता है कि आप अपने आप को काट के अलग मत रखिए, दोनों एक है। बलि कहानी है, उसमें एक जगह कहा गया है कि ग्राम लक्ष्मी जैसे ही गई वैसे ही बाजार आ गया, और बाजार आ गया तो लड़की के साथ क्या हुआ, अंत में वो आत्महत्या करती है। उसको सपने दिखाए जाते हैं जिस तरह की उसकी स्थितियां बनती हैं। वहां जंगल थे, वहां सांप थे, वहां बिच्छू थे, उन सबसे नहीं डरती है वो लड़की, उनके बीच में तो पलती और बढ़ती है। लेकिन जैसे ही व्यवस्था बदली, विकास करने वाले आ गए उस गांव में, उस जंगल में, वैसे ही वो व्यवस्था खत्म हो जाती है। पहाड़ उपन्यास में एक जगह कहा गया है कि जो तैरना नहीं जानता उसको अगर आप नदी में डाल देंगे तो वो मरेगा। हमारे यहाँ विकास इसी तरह से हुआ है। इस पूरे उपन्यास में व्यवस्था का ये दोष बताया गया है। और मैं जो अभी कह रहा था
कि सीधे सीधे नहीं बात कही जाती। पहाड़ को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, मानवीकरण तो बहुत पुरानी अवधारणा है साहित्य में, वो हम सौंदर्य के चित्रण के लिए कहते हैं मानवीकरण किया गया, बिल्कुल पिछड़ी हुई चीजें हैं वो साहित्य में। पहाड़ को ये बताया गया है कि वो भी वही है जो इंसान है, उनके परिवार का वो अंग है, उसके जो पत्थर हैं वो ये फला आदमी ये है, वो पत्थर बोलते हैं। दशरथ, आप जानते हैं दशरथ माझी का आपने नाम सुना होगा। दशरथ माझी के जीवन पर आधारित ये उपन्यास कहने के लिए प्रेम पर केंद्रित है। पत्नी के प्रेम में ही उन्होंने उस पहाड़ को काटा, लेकिन प्रेम जो है वो कितना व्यापक हो सकता है, मनुष्य से लेके और पहाड़ तक पहुंच सकता है, उसकी एक प्रक्रिया इस उपन्यास में दिखाई गई है। और पहाड़ को, पेड़ों को, पानी को, नदी को, फल्गु नदी, उसके बारे में कहा गया है कि उस नदी की क्या हालत हो गई है। तो जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि जिस तरह से साहित्यकार किसी चीज का चित्रण करता है और आप पढ़ेंगे अगर, तो आप जुड़ेंगे इन चीजों से। साहित्य अपना काम कर रहा है वहां पर। जो बड़ी रचना होती है वो ये काम करती है कि जो पाठक पहले होता है रचना को पढ़ने से पहले, पढ़ने के बाद वो ठीक वही पाठक नहीं होता, वो पाठक बदल जाता है। बहुत सारी चीजें उसकी संवेदना का विस्तार कर देती हैं। और इस रचना को जब आप पढ़ेंगे, मैं व्याख्या करता इस टेक्स्ट की बाकायदा जगह जगह से उठा के आपको दिखाता कि दशरथ माझी जब पहाड़ काटते हैं तो उन पत्थरों को काटते हैं जो मर चुके हैं। और कहा गया एक जगह कि वो पहाड़ कह रहा है कि मेरे ये पत्थर मर चुके हैं, इनको काटो, मुक्ति दो मुझे इनसे। पेड़ भी जो है जब सूख जाती है टहनियां तो खुद गिरा देता है। केदारनाथ अखबार में तो जगह लिखा ही है ना कि वो डाल नहीं टूटी है, आदमी का जो हाथ है, वो पेड़ का जो हाथ है वो आग लेने गया है आदमी के लिए, खुद ही दे देते हैं अपने आप। लेकिन जो नई व्यवस्था आती है वो जिस तरह से पहाड़ को काटती है, दशरथ माझी के सामने प्रस्ताव रखा जाता है कि हाथ से क्यों काट रहे, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है, साइंस आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, हम उड़ा लेते हैं। वो कहते हैं मैं चुटकी में उड़ा दूंगा इस पहाड़ को, और दिखाया जाता है कैसे तोड़। दशरथ माझी कहते हैं कि नहीं, ऐसे मैं नहीं काटने दूंगा। तो एक पूरा चित्रण है इस। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो माझी जो है अंत में पटना की दीवार को, मुख्यमंत्री आवास की दीवार को काट रहे हैं। किस तरह से एक रचना, क्योंकि वो पहाड़ का काटा जाना ऐसे ही नहीं है, उससे मुख्यमंत्री का आवास भी जुड़ा हुआ है, ठेकेदार खड़े हो गए हैं बड़े बड़े, तो वो दीवार काट रहे हैं अंत में। बिना व्यवस्था पर चोट किए आप किसी भी चेतना की, किसी भी विमर्श की बात कर नहीं सकते। और साहित्य को इस तरह से पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। बहुत खूब। प्रोफेसर वेद प्रकाश जी की बातों से तो ये लग रहा था कि इन चीज़ों को जिस तरह से उन्होंने समाहित करने की कोशिश की, समय की जो बाध्यता थी वो उनके लिए सीमित नहीं थी, क्योंकि हम चाह रहे थे कि सुनते चले जाएं, क्योंकि जिस तरह से वो चीज़ों को जोड़ रहे थे, चेतना का जिस तरह से व्याख्यान कर रहे थे, वो बहुत ही सुंदर था। लोगों को जोड़ना, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं उम्मीद करूंगा कि जगन्नाथ जी सर से कि ऐसा कभी मौका मिले कि सर के साथ इस तरह का जरूर कराएं, क्योंकि बहुत अच्छा वक्तव्य उनका यहाँ लगा। अब अंतिम और अध्यक्षीय उद्घोषण के लिए मैं सर से निवेदन करूंगा कि आ जाएं श्री अखिलेश जी और